अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बढ़िया से समझ लीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ये आया था 1773 में। कब आया था? 1773। जरा इस पर हम लोग गौर कर लेते हैं कि आखिर ये नियम आया कैसे। सबसे पहले इस बात को समझिए। देखिए, भारत में ब्रिटिश संसद का कोई यहाँ पर जमावड़ा भी नहीं लगा हुआ था। यहाँ पे कंपनी ना आई थी, और उस समय वह कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी सुविधा के लिए उस कंपनी का नाम क्या बोल देते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। यह ब्रिटिश के कुछ व्यापारियों का, कुछ व्यापारी थे, कुछ लोग थे जिन्होंने पैसा लगाया था इस कंपनी में, और वह कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। वह कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। कब आई थी? 1600 में। 1600 में क्या आई थी? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी कही, जबकि इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है नहीं अभी, है कि नहीं, लेकिन फिर भी अपनी सुविधा के लिए इस बात को हम बोल रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ये व्यापार करने के लिए आई। क्या करने के लिए आई थी? व्यापार। उस समय वहां की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के पत्र के आधार पर 15 वर्षों के लिए इसे अनुमति मिला था व्यापार करने के लिए। व्यापार अगर आगे बढ़ता तो इसमें एक्सटेंशन किया जाता। यही ना सच्चाई थी। और अब यहां से रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लगाना पड़ा? यह एक्ट, एक्ट मींस नियम, धारा, यह एक्ट क्यों लगा? पहले हम इस पर बात करते हैं, और इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए यहां से हम 3 आयाम लेते हैं। कितना आयाम लेते हैं? 3 आयाम। सबसे पहले यहां पर इस बात की पुष्टि कीजिए कि भारत में यह कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी। यह तय था कि यहां पर वह शासन करने नहीं आई थी। इस बात को तो आपको पता है। यानी कि उसका पहला आयाम था। पहले हम लोग यहां से यहां तक की बात करेंगे, 1600 ईस्वी से लेकर के 1772 ईस्वी तक की बात करेंगे। और इस बात पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर कंपनी आई थी सिर्फ और सिर्फ, है ना, व्यापार करने के लिए। यानी कि इस समय कंपनी के व्यापार का समय था। यह कंपनी के लिए क्या था? व्यापार का समय कहा जाता था। कंपनी का यह कौन सा समय था? कंपनी का व्यापार का समय था। व्यापार का समय था, कंपनी के व्यापार का समय था। बात समझ में आ गई? और इस व्यापार के लिए उन लोगों ने कहीं कहीं संधियां की, कहीं झुका, कहीं लड़ा, कहीं, है ना, मदद लिया, कहीं जो है मित्रता का भाव किया। सारी बातों को आप पढ़े, बात समझ आ रही है? सारी बातों को आपने पढ़ा है। व्यापार की दृष्टिकोण से इन लोगों ने अपने अर्जित करने के लिए, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इन लोगों ने क्या किया था कि बहुत सारे संधियां की थी, है ना, हाथ जोड़ने की बात थी तो वो भी काम किया था, है कि नहीं। मुगल दरबार में इजाजत भी ली थी, मित्रता करना भी चाहा था। कुछ युद्ध भी हुए थे, जैसे 1757 में आपको प्लासी का युद्ध हुआ था, याद है। इसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का भी युद्ध हुआ था। लेकिन आप इस बात को समझिए कि बक्सर के युद्ध के बाद आप देखिए कि व्यापार के ही वजह से आपको एक युद्ध हुआ था, बेदरा युद्ध। समझ में आ रही है कि नहीं बात है? और यह उसमें डच कंपनी को उसने हटाया था। बेदरा युद्ध के बाद से उसने क्या किया था? डच कंपनी को वापस किया था। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान में होगा, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांसीसी कंपनी से यह लड़ाई लड़ करके फ्रांसीसी कंपनी को यहाँ पर व्यापार करने से उसको मना कर दिया था और हटा दिया था। ये बातें तो याद है। तो इस समय 1600 से 1772 ईस्वी तक अंग्रेजों ने कहीं भी शासन करने पर चर्चा किया था? नहीं। कहीं भी उन लोगों ने राजनीतिक पहलू पर, भारत के राजनीतिक पहलू पर ध्यान दिया था? नहीं। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक बात कही थी कि हमको किसी भी स्थिति में व्यापार करना है। हमको किसी भी स्थिति में क्या करना है? व्यापार। और उन लोगों का पूरा फोकस अपने व्यापार को बढ़ाने पर था।
ज्यादा से ज्यादा पैसा लेने पर था, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने पर था। और उसी दरमियान में 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ, आपको याद है बक्सर का युद्ध? उस बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब था मिर्का सिंह, अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, और दिल्ली के शासन पर बैठे हुए थे शाह आलम द्वितीय। और तीनों मिल करके अंग्रेजों से इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिसको बक्सर का युद्ध कहा जाता है। और उस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। अंग्रेजों की क्या हो गई? विजय। अंग्रेज अपने आप को है ना वहां का मालिक बन चुके थे, अपने आप को मालिक समझ भी बैठा था, क्योंकि उन लोगों को हरा दिया था। और उसी युद्ध के बाद आपको पता होना चाहिए कि बंगाल में उनको दीवानी का यानी कि राजस्व का प्रभार मिला था। ये बातें तो आपको पता है। वहां पे बंगाल की, उड़ीसा की, बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी प्राप्ति किया था 1764 ईस्वी में, है ना, बक्सर युद्ध के बाद। ये कहानी तो आपको पता है। देखिए, और इसी दरमियान में इनके पास इतना मजबूत शासन भी हो गया था कि अब वे प्रशासन के लिए निजामत को रखते थे, और दीवानी खुद कंपनी के हाथों में थी। इस बात को तो पता था। लेकिन प्रशासन इन लोग बहुत अच्छे से चला नहीं पाए, और इन लोगों ने पूरे बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया था। और द्वैध शासन में बंगाल किस तरह तबाह हुआ, इसके बारे में तो हम पढ़ा चुके हैं। बंगाल में द्वैध शासन एक अलग वीडियो बना करके हम पढ़ा दिए हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं इस बात को? इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि कंपनी जब यहाँ व्यापार करने आए थे, उन लोग व्यापार करने के हर हुनर को जानते थे, लेकिन प्रशासन चलाने के हुनर उनको पता नहीं था। ये बात में सच्चाई है कि नहीं है? उनको प्रशासन का हुनर पता नहीं था। व्यापार करने का हर गुण जहां पता था, वहां प्रशासनिक मामलों में इन लोगों का अनुभव कम था। और यह इसकी वजह यह हुई कि ये लोग बंगाल में क्या किए, एक तरह से पूरे बंगाल को लूटने का काम किया। इन लोगों ने किसी तरह से बंगाल से ज्यादा पैसा वसूलने की बात किया। साथ ही इस बात का ध्यान में रहा कि इतना सारा दीवानी प्राप्त होने के बावजूद, इतना राजस्व का एकाएक, है ना, राजस्व का एकाएक, है ना, प्रशासन मिलने के बावजूद भी सबसे बड़ी बात ये रही कि कंपनी घाटे में चली गई। हाँ, कंपनी कहाँ चली गई? पहले बात समझ लीजिए आप लोग। इतना सारा दीवानी मिलने के बाद भी, इतना सारा टैक्स मिलने के बाद भी यह विचार करने की बात है कि कंपनी फिर भी घाटे में थी। इसकी वजह क्या थी कि कंपनी घाटा में चली गई? यहां जब व्यापार करने आए तो कंपनी घाटा में कैसे हो गई? यह विचारणीय तथ्य है कि नहीं? समझे कि नहीं? क्योंकि जब तक इस बात को नहीं समझिएगा, तब तक इस बात को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट हमारे भारत में अंग्रेजों ने क्यों लाया। रेगुलेटिंग एक्ट का लाने का कारण क्या था, यह तभी आपको समझ में आएगी जब कंपनी की हर बात समझिएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए। देखिए, उन लोगों ने जब लूटा, पूरे बंगाल में तबाही मचा दिया, कर के लिए हर तरह के यातना सब मैंने करना शुरू कर दिया कंपनी ने, तो हम लोग अगर इसको कहें कि यह डाकुओं का राज्य था उस समय, तो कोई गलत बात नहीं हो, है कि नहीं? जिस तरह से इन लोगों ने राजस्व वसूलने के लिए हर एक तरह के हथकंडे अपनाए, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि वह उस समय द्वैध शासन
बंगाल के लिए डाकुओं का राज हो चुका था। किसका राज हो चुका था? डाकुओं का। और इसके बावजूद भी याद रखिएगा, इसके बावजूद भी कंपनी कहां चली जा रही है? घाटे में। कंपनी कहां चली जा रही है? घाटे में। और अब आप समझिए कि जब आप कंपनी व्यापार के साथ 1764 में प्रशासन का भार ले लिया, इसका मतलब यह बात से स्पष्ट हो गया कि पहले कंपनी जो व्यापार करने आई थी, अब वह सीधे सीधे तौर पर राजनीति भी वहां पर करना शुरू कर दिया और राजनीतिक रूप से भी भारत के साथ ये जुड़ना शुरू कर दिया। बात समझ आ रही है? अब इस बात पर सबसे गंभीर विचार करना है कि इतनी सारे बातें होने के बावजूद भी कंपनी आखिर क्यों घाटे में गई। तो इससे पहले हम तमाम बातों को लिख देते हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले कंपनी का यह समय क्या था? व्यापार करने का था। और 1757 में प्लासी युद्ध के बाद इन लोगों ने धीरे धीरे, है ना, सत्ता में आना शुरू किया। क्योंकि प्लासी युद्ध में ये क्या हो गए थे? विजय प्राप्त कर लिए थे। और 1764 में बक्सर युद्ध के बाद अगर कहें तो प्रशासन में भी भाग लेना शुरू कर दिया था। बक्सर युद्ध के बाद जब ये विजय हुए तो प्रशासन में भी अपनी रुचि लेना शुरू कर दिया। जो कंपनी आई थी भारत में व्यापार करने, अब वह राजनीतिक तौर से भी, है ना, भारत में अपनी प्रशासनिक गतिविधि में अपने आप को, है ना, सुचारू रूप से क्या करने लगा? अपने आप को उतारने लगा। और इस युद्ध के बाद इनको मिल गया बंगाल, उड़ीसा, बिहार के दीवानी प्राप्त हो गया। दीवानी का मतलब हो गया कि राजस्व की इनको क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। राजस्व की प्राप्ति हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राजस्व मिलने के बाद ध्यान में रखिएगा, राजस्व मिलने के बाद प्रशासन के अभाव में और मुनाफा ज्यादा हो, मुनाफा के लिए प्रशासन के अभाव में मुनाफा के लिए द्वैध शासन क्या कर दिया? लगा दिया। द्वैध शासन लगाए। और द्वैध शासन लगाने का मतलब था कि डाकुओं का राज्य हो चुका था। अब यह किसका राज हो चुका था? डाकुओं का। और रेगुलेटिंग एक्ट में इस बात को पढ़ना बहुत जरूरी है। आखिर रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाना पड़ा, इस बात को समझिए। प्रशासन के अनुभव में कमी किस आधार पर हुई? प्रशासन में अनुभव की कमी। तो जैसे ही अगर प्रशासन में अनुभव की कमी होगी तो अब आप हमको बताइए, अराजकता क्या होगा? फैलेगी कि घटेगी? फैल जाएगी। जब भैया प्रशासन ढीला होगा, प्रशासन के बारे में बहुत ज्यादा अनुभव अंग्रेजों के पास नहीं था, तो अराजकता क्या हो गया? फैल गया, है ना। अराजकता फैला। और अराजकता जब फैलेगा तो जन्म होगा भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार का क्या होगा? जन्म। भ्रष्टाचार का क्या होगा? जन्म। और कंपनी जो है, कंपनी के व्यापारी जो हैं, अब कंपनी के व्यापारी कंपनी से ज्यादा खुद तरक्की करने में लग गए। कंपनी से ज्यादा खुद की तरक्की करने में लग गए।
व्यापार करना शुरू कर दिए और अपना लाभ तलाशना शुरू कर दिए। व्यापार करते थे, व्यापार करके अपना लाभ तलाशना शुरू कर दिया। समझ में आ रही बात ना? और इतना इन लोगों ने पैसा कमाया कि जो लाभ कंपनी को मिलना चाहिए, जो लाभ किसको मिलना चाहिए? कंपनी को, और वह लाभ व्यक्तिगत जा रहा था। अगर कोई कंपनी का प्राधिकारी था तो वह स्वयं को लाभ ज्यादा लेता था, है ना, वह कंपनी को फायदा कम देता था, अपने लाभ पर वह ज्यादा ध्यान देता था। बात समझ में आ रही है? इस स्थिति में आप हमको बताइए, कर्मचारी जो थे अपना, कर्मचारी एकदम अपने लगे हुए थे कमाने में। किसी को ध्यान नहीं था कि भैया कंपनी को जब पैसा जाएगा तो याद रखिए कंपनी को कुछ बादशाहों को भी पेंशन देना था। पता है ना, कंपनी को पेंशन देना था बादशाहों को, कंपनी को पेंशन देना था छोटे छोटे राजा के राजाओं को, कंपनी को कुछ पैसा कंपनी के लोगों को, सैनिकों के लिए भी रखने थे, और कंपनी को न सिर्फ इन लोगों से ही काम करना था बल्कि आपको याद है कि जहां का नवाब होता था उसको भी वार्षिक खर्च करने के लिए पैसा मिलना चाहिए था। क्योंकि बंगाल का नवाब जिसको बनाया गया था उसको भी तो 26 लाख रुपया वार्षिक जो है उसको दिया जाता था। क्या करने के लिए? है ना, विकास करने के लिए। ऐसा होता था कि नहीं होता था? साथ ही भैया आप कंपनी, बाबू रे चले जाइए, कंपनी जो है, कंपनी यहाँ पर अगर आपको इजाजत दिया है, ब्रिटिश सरकार ने आपको इजाजत दिया है भारत में व्यापार करने के लिए, तो क्या ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद में पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। आ रहा समझ में? देखिए कंपनी न सिर्फ कर इसलिए या व्यापार इसलिए कर रही थी, कंपनी व्यापार करती थी तो वहां के भी लोगों को काम करने के लिए कुछ पैसे देने होते थे, वहां के शासकों को। जो भी पेंशन पर नवाब बने थे उनको भी भेजना होता था वार्षिक तौर पर, और कर्मचारी के साथ साथ, कर्मचारियों को तो पेमेंट करना ही होता था, इसके साथ साथ जो सैन्य शक्ति थी उस पर भी खर्च करना पड़ता था। और साथ ही ब्रिटिश सरकार ने ही तो, जैसे मान के चलिए कि भारत ने किसी कंपनी को दे दिया कि जाइए, जियो कंपनी को दे दिया कि जाइए आप अमेरिका में व्यापार कीजिए, तो क्या अमेरिका में यह व्यापार करेगा तो भारत सरकार को कुछ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जियो कंपनी को देना पड़ेगा, उसको भी टैक्स के रूप में कुछ ना कुछ रुपया देना पड़ेगा। तो भैया जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर व्यापार करना शुरू कर दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यह नाम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय नहीं था, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे हैं ताकि आप कंपनी को समझ सके। तो कंपनी जो है, कंपनी जब यहाँ पर आई थी व्यापार करने के लिए तो उसको इजाजत तो वहां की सरकार ने दिया होगा, ब्रिटेन की सरकार ने ही ना, संसद ने ही ना, वहां पर ब्रिटेन के क्राउन ने ही ना यहाँ पर आने के लिए उनको अनुमति दी होगी। तो क्या इसके बदले उनको पैसा वहां देना था कि नहीं था? देना था। और इन सारे चीजों के बाद कंपनी अगर ईमानदारी से काम करती, उनके कर्मचारी या उनके लोग व्यापारी अच्छे से काम करते तो कंपनी बहुत ये होता। क्योंकि देखिए मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब कभी भारत में आए हुए कंपनी के कर्मचारी या भारत के में आए हुए, है ना, उनके सैनिक या उनके व्यापारी जब लौटते थे ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में वो साधारण ढंग से नहीं रहते थे। ब्रिटेन में बिल्कुल एकदम राजा महाराजा की तरह रहते थे। ब्रिटेन में वे लोग बहुत एकदम शानो शौकत से रहते थे। ब्रिटेन जाने माने वहां जाने के बाद वे लोग एकदम नवाबों की तरह रहते थे, और वहां के लोग तरसते थे कि इस बार हमको अगर भारत जाने का, भारत में ऐसा क्या चीज है कि लोग वहां जाते ही माला माल हो जाता है कि नहीं? तो भैया यहाँ तो इन लोग एकदम भ्रष्टाचार फैलाए हुए था। इन लोग तो यहाँ के लोगों से कर वसूल रहा था और अपने एकदम पैसा भर रहा था। और ये जो कर्मचारी, व्यापारी या कुछ माने लोग थे, वे कंपनी के बजाय अपना पैकेट,
अपना जेब भरने में लगे हुए थे। अब आ रहा है समझ में? तो जब आप अपना जेब भरिएगा, अब आप जब अपना जेब भरिएगा तो क्या कंपनी को घाटा होगा कि फायदा होगा? घाटा होगा कि नहीं होगा? जैसे हम यहाँ पे किसी व्यक्ति को रखते हैं एडमिशन के लिए, और वह एडमिशन ले और पूरा का पूरा पैसा वो हड़प जाए, हमको पढ़ाना पड़े, मुझे पैसा नहीं मिलेगा, तो हम कितना दिन तक पढ़ाएंगे? पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमको भी कुछ ना कुछ उसमें से मिलना चाहिए। सब के सब गटक जाइएगा तो हम क्या यहाँ झुनझुना बजाने के लिए इतना बक रहे हैं, भूख रहे हैं? आ रहा है समझ में? तो यहाँ वहाँ वही बात हो गई थी। लोग पर्सनली वहां पे अपना इनकम देख रहे थे, क्योंकि भ्रष्टाचार ने जन्म लिया था। प्रशासन में जैसे ही अनुभव की कमी हुई, अराजकता जैसे ही फैला, हर काम के लिए घूस, हर काम के लिए है ना कुछ जो है सब भ्रष्टाचार किया जाने लगा, मनमानी होना शुरू हो गया। और इस स्थिति में है ना वहां के कर्मचारी, वहां के पदाधिकारी अपना जेब जब भरने लगे, और जब ब्रिटेन जाते थे तो उनको नवाब कहा जाता था, राजा महाराजा कहा जाता था, एकदम इस तरह से वहां पर शानो शौकत में उनके बाल बच्चे रहते थे कि हर ब्रिटेन का आदमी चाहता था कि एक बार हमको भारत आने का मौका मिले और हमको भी यहाँ से रुपया कमाने का, रुपया लूटने का मौका मिले। कंपनी घाटा में जाना स्वाभाविक था। ये तो था कंपनी के घाटा में जाने का भारतीय कारण। ये कौन सा कारण था? भारतीय कारण। जरा हम इस बात पर गौर कर लेते हैं कि विदेश वैश्विक कारण इसका क्या रहा था। तो देखिए, भारत में चाय की खेती होती थी, और चाय की खेती होती थी तो चाय जो है, याद रखिएगा, और यही नहीं ना खर्चा हो रहा था, इधर तो मान के चलिए कि कंपनी को ये सब दे दिया, और इधर युद्ध भी तो चल रहे थे। आपको याद है इसी समय युद्ध हो रहा था, आपको जिसे आपका पांडीवास का ये सब युद्ध हुआ, इसके बाद आपको कर्नाटक का युद्ध हुआ, इसी समय आपका युद्ध हो रहा था मैसूर के साथ, मराठों के साथ, सब युद्ध में खर्च नहीं हो रहा था। तो कंपनी फायदा तो कर रही थी, लेकिन उसको युद्ध में भी खर्च हो रहे थे, पेंशन भी नवाबों को देना पड़ रहा था, आम लोगों के लिए भी कुछ वार्षिक खर्च था, कंपनी के कर्मचारी पदाधिकारी बहाल थे, उनको खर्च करना था, सैन्य को भी खर्च करना था, ब्रिटिश संसद को भी देना था। पूरे क्लास छुट्टी हुई क्या है? पूरे क्लास में छुट्टी हो गई। तो ये था कंपनी का खर्च। तो चलिए, छुट्टी हो गई तो कोई बात नहीं है, इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। कल वैश्विक कारण पढ़ा देंगे, और इसी वैश्विक कारण के बाद व्यापारियों ने जब संसद पर दबाव बनाया, तो ब्रिटिश संसद ने निर्णय लिया कि आखिर कंपनी क्यों घाटे में गई, और कंपनी का जो चलाने वाले लोग थे ब्रिटिश संसद से, इन लोगों ने एक लोन पारित करवाया था। तो वहां की सरकार ने सोचा कि इतनी बढ़िया कंपनी चल रही थी, आखिर इसको डूबने की वजह क्या हो रही है। और जब वह एक कमेटी बना करके जांच करवाया था, तो जांच करने के दरमियान जो है देखा कि अपने ही लोगों ने पूरा लूटा है ना, अपनी कंपनी को पूरा लूटने का काम किया। तब जाकर के जो है सरकार ने एक एक्ट नियम पारित किया था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, जो कल हम विस्तार से पढ़ा देंगे। मजा आया? आज समय कम था, इसलिए हमको थोड़ा सा ये करना पड़ा। आज का वीडियो भारतीय कारण इतना ही तक, कल वैश्विक कारण बोस्टन टी पार्टी वाला काम कर लेंगे, और उसके बाद का अगला काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।